गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का अध्याय पदार्थ की संरचना एवं अणु, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। इस अध्याय में हम पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की संरचनाएं, अणु, इनके प्रकार आदि के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय कक्षा 9 के साथ साथ रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकेंड आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सिलेबस में है, तो आप इसको अवश्य समझें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप अवश्य कमेंट करें, मैसेज करें, अपने पर्सन पूछें। तो चलिए आज की ऑनलाइन कक्षा शुरू करते हैं। आज का अपना जो पाठ है वो है पदार्थ की संरचना वे अणु। अब देखिए विद्यार्थियों कि ये पदार्थ क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये अणु क्या है आदि के बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को बीच में ना छोड़े, शुरू से लेकर अंत तक इसको पूरा देखें। अब इस पदार्थ को हम पदार्थ भी बोल सकते हैं, मैटर भी बोल सकते हैं, और जो इसको अन्य नाम है उसको हम द्रव्य के रूप में भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये होता क्या। सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे चारों ओर, हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की वस्तुएं उपस्थित होती है। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास कुर्सी है, देखिए आपने किताबें देखी, आपने बोतल देखी, आपने कंप्यूटर देखा, या आप यूं कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे आसपास में, हमारे वातावरण में, हमारे इन्वॉल्वमेंट में विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न गुणधर्मों के भिन्न भिन्न वस्तुएं क्या है, उपस्थित है। ये सब पदार्थ है, द्रव्य है, या आप इनको क्या कह सकते हैं, मैटर। अब इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि ये पदार्थ होता क्या है। तो पहला टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं, पदार्थ। किसके बारे में? पदार्थ। अब ये पदार्थ होता क्या है समझिए इसको, कि आपने कुर्सी देखी, ये रही, आपने किताबें देखी, ये रही, या आपने पानी की बोतल देखी, या आपने कंप्यूटर देखा। ठीक है, तो आपने देख तो लिया। अब इनको समझना है कि ये होते क्या है। अब अगर इनके समझने की बात करें हम, तो देखिए आप इनको कहीं रखते हो तो ये जगह घेरती है, कुछ स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान घेरती है। चलो स्थान घेरा वहां तक तो ठीक है। जब आप इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं तो आपको इनको उठाना पड़ता है। तो आप इनको उठाते हो तो आपको क्या महसूस होता है कि ये भारी है, यानी कि इनका वजन है। अगली बात कि आपने इनको उठा लिया, आपको इनका वजन देख लिया। अब इनको आप क्या करते हो कि देखते हो, तो आंखों से महसूस किया कि ये चीज ये है। उठाते हो तो वजन महसूस कर लिया। तो इनको महसूस भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस, यानी कि स्थान, वजन, महसूस। अब आप अगर पदार्थ की परिभाषा देखें तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? देखिए ये रही पदार्थ की परिभाषा। जो वस्तुएं, क्या? जो वस्तुएं जिनका क्या हो? द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान। दूसरी बात, क्या घेरती हो? स्थान।
स्थान घेरने के साथ इनको क्या किया जा सकता है? ज्ञानेंद्रियों से महसूस। क्या किया जा सकता है? ज्ञानेंद्रियों से महसूस। अब आप सीधी परिभाषा बोलिए कि जो वस्तुएं या प्रत्येक वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो और पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनको क्या किया जा सकता है? महसूस। वो क्या कहलाती है? आपकी पदार्थ। क्या कहलाते हैं? पदार्थ। या आप बोल सकते हैं द्रव्य, या आप इसको कह सकते हैं मैटर। ठीक है, तो ये हो आपका पदार्थ। अब आपने पदार्थ तो पढ़ लिया, ठीक है साहब। अब यहाँ पर आपका एक नाम आया था कि द्रव्यमान। क्या नाम आया था? कि द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान क्या है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है कि ये द्रव्यमान क्या होता है। तो इसको आप समझें तो देखिए कि आप बोलते हैं कि किसी द्रव्य का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का या किसी द्रव्य का क्या होता है? द्रव्यमान। इसका अर्थ होता है द्रव्यमान का, अगर सामान्य तौर पर आप इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है भार, या आप अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं वेट। क्या कह सकते हैं? वेट। यानी कि अगर आप बोलते हैं कि इस पदार्थ का या इस द्रव्य का द्रव्यमान है, तो उसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ इसका भार है। अब अगर भार या द्रव्यमान को दोनों को आपस में देखा जाए तो इनका क्या संबंध है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी, क्या होगी? जितनी ज्यादा भारी होगी उस वस्तु का उतना ही ज्यादा क्या होगा? द्रव्यमान। यानी कि जितनी वस्तु भारी है उतना ही उसका क्या है? द्रव्यमान है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो द्रव्य का मतलब है उसका भार, और जिस वस्तु का या जिस मैटर का भार ज्यादा होगा उस वस्तु का द्रव्यमान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आपने पढ़ा कि द्रव्य यानी कि पदार्थ वो क्या घेरता है? स्थान। क्या घेरता है? स्थान। अब अगर स्थान घेरता है, इसका मतलब क्या है? स्थान घेरने का मतलब है अगर स्थान घेरता है तो उसका निश्चित वॉल्यूम होता है, उसका निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? निश्चित आयतन होता है, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉल्यूम। जिस प्रकार आपने देखा कि पदार्थ का द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान क्या होता है? भार। यानी कि जिस वस्तु का भार जितना ज्यादा होगा द्रव्यमान भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और स्थान का मतलब है उस पदार्थ का क्या होता है? आयतन, यानी कि उसका वॉल्यूम। तो स्थान कह सकते हैं, आयतन कह सकते हैं। अर्थात पदार्थ क्या होते हैं कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, वो अपना क्या होता है? पदार्थ। तो ये तो हुआ अपना सामान्य तौर पर पदार्थ। क्या हुआ? पदार्थ। अब अगर पदार्थ के बारे में आगे की हम बात करें कि क्या है, तो हम इस पदार्थ को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। MATTER। मैटर। अब इस मैटर को थोड़ा समझिए आप कि ये मैटर होता क्या है। द्रव्य अंग्रेजी शब्द के मैटर का हिंदी अनुवाद है, यानी कि ये मैटर है वो हिंदी अनुवाद है। क्या है? हिंदी अनुवाद है, जिसको हम कभी कभी किसके रूप में काम लेते हैं? अंग्रेजी के रूप में लेते हैं, जिसका अनुवाद क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, चलिए ये पेज क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, अब अगर इस द्रव्य का भौतिक स्वरूप देखें या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य का भौतिक स्वरूप, या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि ये द्रव्य का स्वरूप क्या होता है? द्रव्य होता है क्या है? द्रव्य बनता कैसे? इसका आकार कैसा होता है? इसके बारे में हम अगर बात करें तो देखिए, इसका पहला पॉइंट आप देखिएगा कि ये होता क्या है। इसका पहला पॉइंट है आपका कि जो द्रव्य है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से।
यानी कि द्रव्य का निर्माण किससे होता है? कणों से मिलकर होता है। यानी कण मिलकर क्या बनाते हैं? आपके कण मिलकर बनाते हैं आपका द्रव्य, मैटर। अगर दूसरे बिंदु पर इसमें बात करें कि दूसरा बिंदु इसका क्या है, तो दूसरा बिंदु इसका होता है विद्यार्थियों कि द्रव जो बनते हैं, आपने देख लिया कि कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि द्रव का निर्माण है वो किससे होता है? कणों से होता है। अब इन कणों के आकार की बात करें तो ये जो कण है वो अत्यंत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत ही छोटे होते हैं। यानी कि इन कणों का आकार क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। तो भौतिक स्वरूप द्रव्य का भौतिक स्वरूप कैसा हो गया कि ये कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से। और जिन कणों से ये मिलकर बना होता है वो कण क्या होते हैं? आपके अत्यंत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत ही छोटे होते हैं। ये हुआ अपना पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब इस द्रव्य के या पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण देख लेते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। तो अब देखिए आप इनके गुण। अगर द्रव्य के गुण के बारे में बात की जाए कि द्रव्य के गुण क्या होते हैं, तो द्रव्य का जो पहला गुण है वो होता है कि इस आपने देखा कि इनके मध्य ये कणों से बना होता है। अब कणों से बना होता है तो कणों के मध्य क्या होता है? स्थान होता है। क्या होता है? कणों के मध्य जगह होती है। क्या होती है? जगह, रिक्त स्थान। कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? कणों के मध्य रिक्त स्थान। अर्थात जो कण है उन एक दूसरे कण के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब आप देखिए कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि कणों के मध्य स्थान है तो कण क्या करेंगे? गति करेंगे। क्या करेंगे? गति करेंगे। या आप कह सकते हैं इसके कण क्या होंगे? गतिशील होंगे। क्या होंगे? गतिशील। यानी कि दूसरा बिंदु हो जाएगा निरंतर गतिशील। निरंतर गतिशील। ठीक है। और निरंतर गतिशील के साथ साथ अगर आप इसके अभिलाक्षणिक गुण के बारे में बात करें तो ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। यानी कि एक जो कण है एक दूसरे कण को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अपनी ओर आकर्षित। तो ये हो गए आपके पदार्थ के तीन कौन से गुण? अभिलाक्षणिक गुण। कौन कौन से हो गए कि कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा हो गया आपका कणों में निरंतर क्या रहती है? गतिशीलता रहती है। और ये एक दूसरे कण को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब अगर हम बात करें द्रव्य में उपस्थित अवयवों के आधार पर, यानी कि जो द्रव्य में उपस्थित होते हैं, अवयव उपस्थित होते हैं, उनके आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है आपका शुद्ध पदार्थ या आप कह सकते हैं प्योर मैटर। क्या कह सकते हैं? प्योर मैटर। दूसरा है आपका अशुद्ध पदार्थ। क्या है? अशुद्ध पदार्थ। ये रहा आपका अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, ये किसके आधार पर विभाजित किया गया है? इसको किया गया विभाजित द्रव्य में जो उपस्थित अवयव है उन अवयवों के आधार पर इनको क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है आपका शुद्ध पदार्थ, यानी कि आपको कह सकते हैं प्योर मैटर, और दूसरा होता है आपका अशुद्ध पदार्थ, यानी कि अनप्योर मैटर। अब ये शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम ले लेते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या ले लेते हैं? शुद्ध पदार्थ।
अब शुद्ध पदार्थ को अगर देखा जाए तो शुद्ध पदार्थ का मतलब है जिनमें एक ही प्रकार का अवयव उपस्थित हो, यानी कि एक ही प्रकार का अवयव हो। एक ही प्रकार का अवयव उपस्थित हो, अर्थात वह द्रव्य जिसमें एक ही प्रकार का घटक या एक ही प्रकार का द्रव्य क्या हो, उपस्थित हो, वो आपका क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। जैसे लोहा है, सोना है, जल है, ऑक्सीजन है आदि, इसमें एक ही तत्व उपस्थित होता है। अगर दूसरे बारे में बात करें हम, तो दूसरा था हमारा अशुद्ध पदार्थ। क्या था, अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ के बारे में अगर आप बात करें तो अशुद्ध पदार्थ का मतलब है, क्या मतलब है अशुद्ध पदार्थ का, कि ऐसे द्रव्य या ऐसे पदार्थ जिनमें क्या, जिनमें एक से ज्यादा, क्या, एक से ज्यादा क्या उपस्थित हो, अवयव। यानी कि वह द्रव्य या ऐसा द्रव्य जिसमें एक से अधिक अवयव क्या हो, उपस्थित हो, क्या कहलाता है आपका, अशुद्ध पदार्थ या इम्प्योर मैटर। ये होते हैं आपके द्रव्य में उपस्थित अवयवों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। तो अपना पदार्थ हो गया, पदार्थ का भौतिक स्वरूप हो गया, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण हो गए, और अवयवों के उपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में भी बांटा जा सकता है। और अब इस टॉपिक का अगला जो पॉइंट है वो है अपना द्रव्य की अवस्थाएं। क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो द्रव्य की अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले इस पेज को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया अपना क्लियर। थोड़ी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, टॉपिक को समझना, दिमाग में बिठाना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। अब देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ मैटर। क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था। ये रही भैया आपकी द्रव्य की अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर्स। अब अगर द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो द्रव्य की अवस्था को क्या किया गया है, मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। ये रहे आपके तीन भाग। अब तीन भागों में तो इसको व्यक्त कर दिया गया है, ठीक है। सामान्य तौर पर या भौतिक अवस्थाएं हैं वो उसकी तीन होती है। पहली अवस्था है उसकी ठोस, आप कह सकते हैं सॉलिड। दूसरा है द्रव, आप कह सकते हैं क्या, इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विड। तीसरा है आपका गैस, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गैस। यानी कि भौतिक आधार पर गैस की तीन अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है ठोस, जिसको कहते हैं सॉलिड। दूसरी होती है द्रव, जिसको कहा जाता है लिक्विड। तीसरी होती है गैस, जिसको कहा जाता है गैस, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अभी के समय में जो वैज्ञानिक है वो है पांच अवस्थाओं पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कितनी अवस्थाओं पर, पांच अवस्थाओं पर। यानी कि उन्होंने कहा कि अवस्थाएं पांच होती है। पांच में से आपने देख लिया कि तीन तो देख ली, ठोस, दूसरी देख ली आपने द्रव, तीसरी देख लिया आपने गैस। अब पांचवी में देखें तो चौथी अवस्था है आपकी प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। और पांचवी है बॉस। यानी कि इस बॉस का पूरा नाम क्या है, बॉस का पूरा नाम सुनिए, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि BAC। लेकिन अभी हम
तीन अवस्थाओं के बारे में ही बात करेंगे जो पूर्ण रूप से समझी गई है। कौन कौन सी है अपनी? ठोस, द्रव्य और गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में अभी क्या चल रहा है? शोध चल रहा है। लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले हम लेते हैं कि ये जो ठोस, द्रव्य, गैस है क्या, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लेते हैं कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। चलिए ठोस अवस्था में देखते हैं। ये रही आपकी ठोस। ठोस बड़ा ठोस होता है भाई, सॉलिड है, ये मजबूत है। ठोस में अगर सबसे पहले आकार के बारे में इनकी देखा जाए, इनके आकार के बारे में देखा जाए, तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। ये रहा ठोस का आकार, निश्चित। अब अगर ठोस का आकार निश्चित है, आपको बता दिया जाए कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी दीवार क्या है? ठोस है। तो अब इस दीवार को आप आज जितना चौड़ा देखोगे उतनी चौड़ी दिखाई देगी, कल भी आपको वो उतनी ही दिखाई देगी और परसों भी इतनी दिखाई देगी। ये नहीं कि आज आपने देखा कि 1 फुट है तो कल 2 फुट हो गई, या फिर छोटी होकर 1.5 फुट ये होगी, आधा फुट। बिल्कुल नहीं। यानी कि ठोस का आकार है वो क्या होता है? निश्चित। अर्थात आप कह सकते हैं ठोस का आकार निश्चित होता है। अब अगर आकार के बाद बात करें हम, तो उसका आता है आयतन। क्या आता है? आयतन। अब इसका जो आयतन है वो भी क्या होता है? निश्चित। यानी कि आयतन निश्चित। ये लो साहब, हमने लिख दिया कि आयतन भी निश्चित होता है। अब आयतन निश्चित हो गया, आकार निश्चित हो गया, तो इसका घनत्व है वो क्या होगा? घनत्व, यानी कि इसका जो घनत्व है वो अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। ये रहा साहब अधिक घनत्व, यानी कि डेंसिटी इसकी क्या होगी? अधिक होगी। आकार निश्चित हो गया, आयतन निश्चित हो गया, घनत्व अधिक हो गया। अब एक आता है नाम आपका संपीड्यता। क्या आता है? संपीड्यता। अब देखिएगा संपीड्यता क्या होती है। संपीड़ित का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को दबाया जा सकता है, यानी कि उसको संपीड़ित किया जा सकता है। अर्थात जिसको दबाया जा सकता है वो तो संपीड़ित वस्तु होती है, और जिसको नहीं दबाया जा सकता है वो क्या होती है? असंपीड़ित वस्तु होती है। तो अगर ठोसों में देखा जाए संपीड़ितता का गुण, तो ये बिल्कुल नगण्य होता है। यानी कि बिल्कुल ही नगण्य होता है। यानी कि नगण्य, यानी कि ज्यादा कुछ अंदाज नहीं लगाया जा सकता। अर्थात इनको ज्यादा संपीड़ित नहीं किया जा सकता है या ज्यादा नहीं दबाया जा सकता है। अर्थात संपीड़ित का गुण है वो नगण्य के बराबर ही पाया जाता है। अब अगर इसके अगले गुण के बारे में हम बात करें कि इसका संपीड़ितता के बाद अगला गुण इसका क्या है, तो अब जो ठोस के कण है आपको बता दिया कि नजदीक नजदीक होते हैं, अर्थात पास पास होते हैं। तो इनके मध्य जो अंतर आणविक बल है या अंतराणुक आकर्षण बल है, अंतराणुक बल, वो क्या होगा? वो बहुत अधिक होगा। क्या होगा? बहुत ही अधिक। क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा। क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा। अर्थात ठोस के कणों के मध्य जो अंतराणुक बल है या जो आकर्षण बल है वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। अब आपको
इन बातों से एक बात समझनी है कि इसका आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, घनत्व अधिक होता है, संपीड्यता है वो बिल्कुल ही नगण्य होती है, जो ठोस के मध्य अंतराणुक बल है वो बहुत अधिक होता है, अर्थात ये इस ठोस के कण है वो विसरण बहुत ही कम करते हैं, अर्थात एक दूसरी जगह बहुत ही कम फैलते हैं। इनका लास्ट गुण है वो है विसरण बिल्कुल ही कम करते हैं, यानी कि विसरण अत्यंत कम क्या होता है, अत्यंत कम होता है या बहुत ही कम होता है, अर्थात ठोस के कण बहुत ही कम विसरण करते हैं। अब अगर वापस ठोस अवस्था को एक बार समझा जाए तो आप सीधे आ जाते हैं पहले पॉइंट पर कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस का घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, संपीड़ितता की बात की जाए तो बहुत ही नगण्य संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, अंतराण्विक बल की बात की जाए तो बहुत ही अधिक अंतराण्विक बल पाया जाता है, और अगर कणों के विसरण की बात की जाए तो कणों में विसरण है वो अत्यंत ही कम होता है। यह हुआ आपकी ठोस अवस्था या आप कह सकते हैं सॉलिड स्टेट। अब इस सॉलिड स्टेट के बाद अपना जो अगला पॉइंट आता है वो होती है द्रव्य अवस्था। क्या होती है द्रव्य अवस्था, या आप इसको कह सकते हैं लिक्विड स्टेट। अब इनमें सेम बिंदुओं पर ही क्या किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो चलिए जो अपना बोर्ड की डिस्प्ले है उस पर अपन वापस एक बार ठोस खोलते हैं। ये रहा अपना ठोस। अब इस ठोस में क्या करते हैं, इन ठोस जी को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और यहाँ पर अपने ले आते हैं क्या, द्रव्य ले आते हैं। क्या ले आते हैं, द्रव्य। चलो भाई यहाँ पर द्रव्य को बिठा देते हैं। ये रहा अपना द्रव्य। क्या रहा, द्रव्य। तो ठोस को बना दिया हमने, द्रव्य बना दिया। अब ठोस द्रव्य बनता है तो आपको क्या कहते हैं, उसको गलनांक कहते हैं, यानी कि ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाना, द्रव्य अवस्था में। ठीक है, तो द्रव्य अवस्था में। अब आपको ज्यादा यहाँ पर गौर नहीं करना है, शब्दों को देखना है, समझना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यही डिस्प्ले वापस खोल दी और ठोस को हटाकर क्या कर दिया, द्रव्य कर दिया। अब अगर बात करते हैं कि द्रव्य होता क्या, तो सबसे पहले आपने ठोस में देखा था कि आकार। तो ठोस का आकार क्या होता था, आपको बताया कि आकार क्या होता, निश्चित होता था। क्या होता था, निश्चित। लेकिन द्रव्य में ऐसा नहीं होता है। द्रव्य का आकार क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित। चलो भाई निश्चित नहीं है तो इसको अनिश्चित कर देते हैं। ये रहा अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है, इसका आकार। क्या, आकार। तो द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है, यानी कि आपके पास 1 लीटर पानी है। कितना लीटर, 1 लीटर। उस 1 लीटर पानी को आपने बोतल में डाला तो वो किसका आकार ले लेगा, बोतल का आकार ले लेगा। अगर आप उसको किसी दूसरे पात्र में डालते हैं तो उसका आकार ले सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं इसका आकार है वो निश्चित नहीं होता है। आप इसको जैसे पात्र में डालोगे उसी पात्र के अनुरूप ये क्या ले लेगा, आकार ले लेगा। अब अगर आयतन की बात की जाए, द्रव्य के आयतन की बात करते हैं तो द्रव्य का जो आयतन है वो हमेशा ही क्या होता है, निश्चित होता है। हमेशा निश्चित कैसे होता है कि जो आपने 1 लीटर पानी था बोतल में डाला तो भी 1 लीटर रहेगा। अब 2 लीटर की बोतल में डाल दोगे तो भी 1 लीटर रहेगा। 5 लीटर की बोतल में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा। अर्थात इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अब अगर हम घनत्व के बारे में बात करें तो द्रव्य का घनत्व है वो क्या होता है कि द्रव्य का घनत्व ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ये रहा आपका ठोस। ठोस की अपेक्षा होता है कम। क्या होता है, कम। और द्रव्य की अपेक्षा क्या होता है, सॉरी गैस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा होता है अधिक। अर्थात ग्रेटर देन और लेस देन का जो चिन्ह है वो आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि आप अगर घनत्व को समझा जाए तो ठोस से तो क्या होता है, कम, और गैस से क्या होता है, ज्यादा। अर्थात अगर द्रव्य के घनत्व के बारे में बात की जाए तो द्रव्य के घनत्व ठोस से कम और गैस से क्या होता है, अधिक होता है। अब अगर आगे चलते हैं, अगली इस अवस्था के अगले पॉइंट पर चलते हैं
तो अगला पॉइंट आता है आपकी, कौन सा गुण था? संपीड्यता का। कौन सा गुण था? संपीड्यता का। अगर संपीड्यता की बात करें तो इनमें जो संपीड्यता है वो बहुत ही कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नगण्य आप नहीं कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं बहुत ही कम। क्या कह सकते हैं? बहुत ही कम। चलो थोड़ा पेन को बड़ा कर लेते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही कम। अर्थात आप इसको नगण्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इसमें संपीड्यता का गुण है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब चलिए अगला बिंदु आता है अपना कि इनका जो अंतराण्विक बल है, क्या है? अंतराण्विक बल के बारे में बात करें हम तो इनका जो अंतराण्विक बल है, गैसों का अंतराण्विक बल है, वो क्या होता है? दुर्बल होता है। अर्थात दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब बेचारा दुबला पतला होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है। अर्थात आप कह सकते हैं ठोस की तुलना में इनके मध्य जो अंतराण्विक बल होता है वो दुर्बल होता है। अब आप देखो, अगर ये दुर्बल होता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कण है वो विसरण करेंगे या नहीं करेंगे? विसरण तो करेंगे। क्या करेंगे? विसरण तो करेंगे, लेकिन ठोस से क्या करेंगे? ठोस से अधिक करेंगे। अर्थात इनमें विसरण का गुण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कि ठोस से तो क्या अधिक, क्या अधिक, और गैस से कम, यानी कि ग्रेटर देन का चिन्ह। ये रहा, मुंह किसकी तरफ खुला है? गैस की तरफ, यानी कि ठोस से अधिक। कम किसकी तरफ से खुला हुआ है? गैस की तरफ से, यानी कि गैस से अंतराण्विक ये सॉरी विसरण है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो चलिए अगली अवस्था के बारे में बात करते हैं। अगली अवस्था है अपनी गैस अवस्था, अर्थात गैस स्टेट। अब इसको तो भाई पूरा ही नहीं पढ़ लेते अपन गैस की अवस्था को तो।